हमारे पास एक बड़ी अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रायल्स हुए थे कैंसिनो बायो के जो ट्रायल्स हुए थे जिसका मैं भी पार्ट बना था, मैंने भी उस वैक्सीन ट्रायल में अपने आप को वॉलंटियर किया था। ऐसे बहुत से और लोगों ने वॉलंटियर किया। पाकिस्तान में 30,000 वॉलंटियर्स थे जिनको ये वैक्सीन लगाई गई थी और जो उसका प्रिलिमिनरी जो इनिशियल डाटा है वो मुरतब हो रहा था और हम रोजाना ये सोचते थे कि अब या तब रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगे। तो जनाब गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर फैसल सुल्तान मुआविन खुसूसी बराए सेहत है, इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने ये ट्रायल से मुतालिक डाटा शेयर किया है और जो पाकिस्तान का डाटा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे मुतालिक उन्होंने कहा है कि 74.8% एफिकेसी है जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे या सिम्टोमेटिक केसेस थे उनके लिए, और 100% ये वैक्सीन इफेक्टिव है टू प्रिवेंट यू टूवर्ड्स गोइंग टू द सीवियर डिजीज। जो यानी बहुत बुरी हालत हो जाती है पेशेंट्स की, जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उस तरफ ले जाने के लिए बैरियर बन जाएगी ये वैक्सीन। तो कैंसिनो बायो के रिजल्ट्स ये शेयर किए गए क्योंकि बहुत से और ममालिक में ये ट्रायल्स किए गए और हर मुल्क का डाटा स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो जो इंटरनेशनल डाटा वो एक तरफ, लेकिन जो पाकिस्तान का डाटा है वो बहुत इत्मीनान बख्श है। अब सवाल ये है, चूंकि अब डाटा अनाउंस हो चुका है तो क्या ये वैक्सीन भी अब जल्द पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तानियों को लगेगी? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली कैंसिनो बायो का हमें बहुत इंतजार था। इसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे और डायरेक्टली पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे इसके इफेक्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने थे। तो बहुत हौसला अफजा नताइज है। गो कि जिस वक्त ये ट्रायल हो रहा था उस वक्त भी जो हमें इनिशियली जो समझ में आ रही थी वो इसी तरह पॉजिटिव ही इंडिकेशंस आ रही थी, पर अब तो चूंकि हमारे पास साइंटिफिक डाटा आ गया है तो ये बहुत इनकरेजिंग है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में 31 मिलियन डोजेस कैंसिनो बायो की जो है वो हम लोगों ने बुक करवा ली है। उनका ऑर्डर जो है वो उसकी कमिटमेंट है। तो इंशाल्लाह 1 मिलियन जो है वो शायद इसी क्वार्टर में आ जाए और फिर बाकी 30 मिलियन जो है वो अगले क्वार्टर में। तो इंशाल्लाह ताला कैंसिनो बायो भी हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन को कवर करेगी। डॉक्टर साहबा, नेक्स्ट वैक्सीन कौन सी पाकिस्तान आने वाली है? साइनोफार्म तो आई, अब एस्ट्राजेनेका पहले आ जाएगी या कैंसिनो बायो? मेरा ख्याल है जी कि ये एस्ट्राजेनेका जो है वो हम फरवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसकी चूंकि हमें तकरीबन 1,70,00,000 उसकी डोजेस का हमारी अरेंजमेंट उनके साथ कमिटमेंट है कोवैक्स से, तो उसमें से 60 लाख वैक्सीन जो है वो हम इसी महीने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी में बस ये इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आ जाएगी। और जो हमारी इस वक्त साइनोफार्म हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करेगी और एस्ट्राजेनेका जब आएगी तो फिर हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप जो हमारे साथ फिगर्स शेयर कर रही हैं बड़ी खुशी की बात है। यकीनन जब मजीद डोजेस पाकिस्तान आएंगी तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये बात अपनी जगह, लेकिन लगेंगी कब? क्योंकि हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का, मुझ समेत हर शहरी का एक ही सवाल है कि हमें वैक्सीन कब लगेगी। देखिए, इसके लिए जैसे कि एक वो प्लान बनाया गया है जैसे पूरी दुनिया में है कि आपको पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और उसके अलावा ये फेजेस में होता है सिस्टम। तो पहला फेज यही था कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को हम कवर कर ले क्योंकि वो इस वक्त डायरेक्टली कोरोना को एक्सपोज्ड है, वो डायरेक्टली कोरोना के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो ये हमारे तकरीबन 5 लाख के करीब हमारे ये फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला जो साइनोफार्म की डोजेज आ रही हैं उससे ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड हमारी जो 9.5 मिलियन पॉपुलेशन 65 प्लस लोगों की है, सेकंड फेज में उनको लगेगी। वो इंशाल्लाह ताला जब कवर हो जाएंगे तो फिर थर्ड फेज में हम लोग 60 to 64 ईयर्स वाली पॉपुलेशन और जो हमारे आम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन नहीं मतलब जनरली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ये बाकी पॉपुलेशन भी कवर होनी शुरू हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि सितंबर तक हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक हद तक एक पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे। ठीक, डॉक्टर साहबा ये बात भी बता दीजिएगा, साइनोफार्म की जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और लगाई जा रही है, किस किस को ये नहीं लगाई जा रही? देखिए जी, ये थोड़ा सा इसके बारे में पिछले दिनों बात हो रही थी, बिल्कुल इसीलिए मैंने सवाल किया जी। ये हेल्थ केयर वर्कर्स को फ्रंटलाइन के लग रही है मगर अभी ये 60 प्लस लोगों को नहीं लगाई जा रही और उसकी वजह ये है कि हमारे जहां पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे साइनोफार्म के, वहां पर 60 प्लस लोगों को ये नहीं इतने ज्यादा उस वॉलंटियर्स में शामिल थे, इसलिए हमारे पास 60 प्लस लोगों का क्लिनिकल डाटा मौजूद नहीं था क्लिनिकल ट्रायल्स का। सिर्फ उस बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया गया है कि चूंकि हमारे पास वो डाटा नहीं है इसलिए हम इसको 60 प्लस लोगों के ऊपर ना इस्तेमाल करें। और प्रेग्नेंट खवातीन को भी नहीं लगाई जाएगी?
जी, क्योंकि उन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये लोग शामिल नहीं थे, तो जिन लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं किया गया था, उनको फिर हम अभी ये वाली वैक्सीन नहीं दे रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि वैक्सीन कितनी खेप पाकिस्तान आएगी और हम दूसरी वैक्सीन भी मंगा रहे हैं, और निजी इदारों को भी परमिशन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर वो मंगवा सकते हैं तो वो भी मंगवाएं। तो क्या मैं ये कहूँ कि दिसंबर 2021 के एंड तक चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी हमारे लिए कि हम बासानी वैक्सीन खरीद सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया गया है कि वो मंगवा ले। इसके लिए उनको सिर्फ अपना जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज है रजिस्ट्रेशन की और बाकी जो सारी बाहर से मंगवाने की, वो अपनी पूरी कर लें तो वो किसी टाइम पर भी मंगवा सकती है। डॉक्टर साहब, किसी कंपनी ने भी अभी तक ये प्री रिक्विजिट जो है वो अचीव कर लिया, यानी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली है? देखिए, इनके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि जाहिर है इन्होंने उतनी बड़ी क्वांटिटीज में नहीं मंगानी जितनी बड़ी क्वांटिटीज में कंट्री टू कंट्री डील्स हो रही है। और इस वक्त बेसिकली ये कंट्री टू कंट्री, जैसे अगर चाइना की वैक्सीन हम मंगा रहे हैं तो डायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट कांटेक्ट में है, तो इसमें जरा चीजें हो जाती हैं जब डायरेक्टली गवर्नमेंट्स आपस में डील कर रही होती हैं। प्राइवेट सेक्टर को मैं समझती हूँ कुछ 2-4 माह लग जाएंगे उसको ये सारी। एक बात और बता दें डॉक्टर साहबा, एक चीज रिपोर्ट हुई जुबैर साहब की बेटी और दामाद ने वैक्सीन लगवाई, इस तरह के और कुछ मामलात भी आप लोगों के नोटिस में आए हैं? नहीं जी, फिलहाल तो नहीं आए हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया था जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और सिंध गवर्नमेंट ने भी आपके सामने है कि उन्होंने भी एक्शन लिया है। तो आई थिंक ये एक एग्जांपल सेट हो गई है। अच्छा, लोग इस तरह की डिस्क्रिपेंसी करने से पहले सोचेंगे। और वैसे भी जो मैकेनिज्म है रजिस्ट्रेशन का, जब उससे हट के तो वैक्सीन कहीं और इस्तेमाल हुई तो वो फौरी तौर पे नोटिस में वैसे ही आ जाएगी। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज पे आपका कमेंट चाहूंगी। हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश करी थी कि वो अपने तौर पर अपने बिहाफ पे वैक्सीन मंगवा सके। शुएब, आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में भी इस चीज पे डिस्कशन हुई थी। क्या ये मामला सिंध गवर्नमेंट का हल हो गया, क्योंकि वो कह रहे थे हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट है? देखें, ये थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि उनके बिहाफ के ऊपर इतना सही बयान नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दे दी है। अब उनका काम ये है कि वो ड्रैफ्ट के साथ अप्रोच करें। इसकी परमिशन कोई अब फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट ने एनओसी दे दिया है सिंध हुकूमत को? कि उनको एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है, उनको परमिशन है कि वो मंगा लें, क्योंकि ये तो कोई भी मंगवा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहिबा, वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने कंपनी से राब्ता किया तो उन्होंने कहा चूंकि हम स्टेट टू स्टेट डील करते हैं, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं, तो वफाकी हुकूमत का एनओसी चाहिए। देखिए, ये वाली परमिशंस प्राइम मिनिस्टर जो है, ये जो किया गया कि प्राइम मिनिस्टर से लेनी है, ये नहीं होती। उनको डायरेक्टली ड्रैफ्ट से लेनी है। ड्रैफ्ट भी तो वफाकी हुकूमत का है। ठीक है, यानी आपको लगता है, आपको ये लगता है कि वो इस चीज को मिसकोट कर रहे हैं, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, उसमें सियासत लेकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का अदारा है, ड्रैफ्ट के पास वो जाए, वो उनको जो है वो इशू करेगा। जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, जो जिस तरह हमने देखा कि प्राइवेट कंपनीज ड्रैफ्ट के पास गई हैं और उन्होंने अप्रूवल लिया, अभी वो मंगवा सकती हैं, थोड़ा सा टाइम उस पर लग जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नौशीन साहिबा, साथ मौके पर वैक्सीन से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे, और महक, सवाल ये है एक आम पाकिस्तानी का, वैक्सीन तो चलो भैया लगेगी जब लगेगी, लेकिन ये जो हम अक्सर जिक्र करते हैं कि मुल्क में मुल्क कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है, तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, या हर पाकिस्तानी के ऊपर कितना कर्ज है इस वक्त? क्या आपको मालूम है फिगर? मुझे बिल्कुल नहीं पता। और जब मैं ये सुनती हूँ कि अच्छा मैं मकरूज हूँ, तो मैं हिल जाती हूँ कि मैंने तो किसी से उधार ही नहीं लिया। बस आपने सिर्फ अब महक ये करना है कि लेकिन जब ये होता है ना कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा है, लेकिन आप निकल सकती है इस कर्जे से। इत्तेफाक करना चाहिए। महक, आप भी निकल सकते हैं इस कर्जे से, मैं भी निकल सकता हूँ इस कर्जे से, लेकिन बहुत से लोग इस कर्जे से निकल नहीं सकते। तरीका है, आपने सिर्फ 1,75,000 रुपए जो है ना हुकूमत को दे देना कि ये लो, जो मेरे पे कर्जा है मैंने वो उतार दिया। एक शहरी पर इस वक्त 1,75,000 रुपए कर्ज है। 75,000 सिर्फ
आप जो लगा रहे हैं ना जाने कितने लोगों की सैलरियां इसके मैं अंदर यही कह रहा हूँ महक, मैं यही कह रहा हूँ, आप और मैं तो दे पाएंगे लेकिन बहुत से लोग नहीं दे पाएंगे। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, जाहिर है वो दे नहीं पाएंगे। मैं भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं, आप तो महक आराम से दे देंगी। अच्छा, जब हम बात करेंगे हर पाकिस्तानी, चलिए हम ऑफ स्क्रीन बातें करेंगे जी ये, लेकिन अल्लाह करे कि ये कर्ज का बोझ जो है वो जल्द से जल्द हमारे कंधों से उतर जाए, और उसके लिए हुकूमत क्या संजीदगी से कोशिश कर रही है, इस पर भी आज हम सवाल उठाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमने कहा कि हर पाकिस्तानी इस वक्त 1,75,000 रुपए का मकरूज है, तो सवाल यह भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले ये कर्ज कितना था, आज ये कर्ज कितना है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। शकील भाई, गुड मॉर्निंग। शकील भाई, थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा इस मामले को। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले कर्ज कितना था, अब कितना है, और इसमें रीजंस क्या हैं? थैंक यू शुएब वेरी मच। जो आप कंपैरिजन की बात, तो वो तो तकरीबन 11,500 अरब रुपए इजाफा हो चुका है कर्जे में। अगर 24,900 अरब रुपए था जून 2018 में, तो जून 2020 तक ये 36,399 अरब तक पहुंच गया। तो ये क्वांटम जंप है। लेकिन अहम बात यह है कि हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए का मकरूज है, और पिछले 2 साल में 55,000 रुपए का इजाफा हुआ है। मैं हूं या आप हैं या महक असलम हैं या इस दुनिया में कोई भी नया बच्चा आ रहा है, वो भी 1,75,000 रुपए का मकरूज है। अमूमन बच्चे जो भी पैदा होता है वो रोता हुआ इस दुनिया में आता है, लेकिन अगर उसको अंदाजा हो जाए कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है तो वो शायद और रोना शुरू कर दे। तो कहने की बात यह है कि कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं जिनके दौर में कुछ पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुझे तो बहुत ज्यादा जो है ना घबराहट शुरू होगी। आप कह रहे हैं कि जो बच्चा रोता हुआ आ रहा है उसको पता चले तो वो मजीद रोना शुरू हो जाए। मौजूदा बच्चों का अभी से ये हाल है कि वो भी सभी से रोना शुरू हो जाएंगे। इसकी जरा वजह बता दें, क्यों इतना ज्यादा जंप क्यों हो रहा है, जबकि पीछे गवर्नमेंट तो बड़े दावे कर रही थी। देखिए, इसकी 2 से 3 बड़ी वजूहात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बताती है। एक तो यह है कि माजी की हुकूमतों ने, उनका ये कहना है कि इतना ज्यादा कर्जा लिया कि हमें उसके ऊपर 6,000 तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपीस का सूद ही अदा करना पड़ा पिछले 2-2.5 साल में। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि रुपए की कदर जो गिरी काफी ज्यादा। 123 रुपए का डॉलर था जब अगस्त 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, फिर ये 168 रुपए तक भी गया, लेकिन इस वक्त भी 160 के करीब है। तो पहले 45 रुपए महंगा हुआ डॉलर, फिर 37 रुपए, अब भी उसकी ज्यादा कीमत है माजी के मुकाबले में। तो इससे भी 3 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जों में इजाफा हो गया। बैठे बैठाए हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ गया, और अल्टीमेटली आम आदमी पर वो बोझ आया। और तीसरी बड़ी वजह वो ये है, गवर्नमेंट बताती है कि जो उनको इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स करना पड़े, स्टिमुलस पैकेज दिया कोरोना के बायस, और जो मुईशत पर बोझ आया उसकी वजह से। तो ये 2-3 बड़े वजूहात है। लेकिन अहम चीज ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने उस कानून की पासदारी नहीं की जिसको हम फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 कहते हैं, जिसके तहत कर्जों की जो लिमिट है वो जीडीपी के 60% के बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का दौर देखें, तो वो 63.3% थी। फिर पीएमएलएन का दौर आया, उन्होंने तकरीबन 34 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफा किया एक्सटर्नल लोन्स में, तो वो 72.1% तक ये डेट टू जीडीपी चला गया। और इस हुकूमत के दौर में 87% से तजावुज कर चुका है। लेकिन इनका यह ख्याल है कि 2024 तक इसमें कमी आएगी और इसको हम तकरीबन 78% पर ले आएंगे। तो ना रिस्पांसिबिलिटी किसी गवर्नमेंट ने पूरी की, ना उस लिमिट का ख्याल रखा। तो अल्टीमेटली आम आदमी के ऊपर ये कर्जों का बोझ है। और यकीनन ये जो कर्जे अदा करने हैं, इसके लिए वसाइल चाहिए होते हैं, तो वो टैक्सेस के जरिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट वसूल करती है। अभी आपने देखा कि पिछले 6 माह में तकरीबन 375 अरब रुपए, 275 अरब जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में सारिफिन से वसूल किए गए। तो इस तरह जो कर्जों में इजाफा जो हुआ वो अवाम से लेकर ज़ाहिर पे किया जाता है, और गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम भी करती हैं। लेकिन एक कानून भी है जिसका किसी ने ख्याल नहीं रखा। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर में ये जो उससे पहले जो था, ये लिमिट जो थी कर्जों की वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था, फिर उसमें कमी आई कुछ। लेकिन जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनके अदवार में हमने देखा है कि कर्जों में ज्यादा इजाफा हुआ है बनिस्बत उस दौर में जब मुशर्रफ का दौर था। और शकील, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि फिर जमहूरी हुकूमतें जब जमहूरियत का नारा लगाती है तो फिर करती क्या। आबिद सुलैरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस मामले पर डिस्कशन करते हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। हैरान कुन बात है, हिला देने वाली बात है कि हर एक पाकिस्तानी, वो बच्चा है वो बड़ा है, 1,75,000 तक का मकरूज है। लेकिन कहा यह जा रहा है, कोशिश की जा रही है 2024 तक चीजों पर हम काबू पा लेंगे। आपको ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं कि 2024 तक चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, या ये मजीद बढ़ेगा? जैसे कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी फिगर्स शेयर कर रहे थे कि हर दफा जब भी गवर्नमेंट आती है, जमहूरी गवर्नमेंट आती है, तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। इस माली साल के पहले 7 महीनों को देखते हैं,
जो माली साल 2020-2021 है, तो उसमें ये हो रहा है कि जो नए कर्जे लेने की रफ्तार थी वो कम हो रही है, लेकिन जो सूद की अदायगी थी उसमें एक मेजर चंक जा रहा है। तो आल्दो के कर्जे जो हैं अगर आप देखें पिछले साल की निस्बत वो बड़े हैं, लेकिन नए कर्जे जो हैं वो कम हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है पिछले कर्जे उतारने की कोशिश कर रही है, और अगर रिकवरी हो जाती है इस साल जीडीपी में, स्पेशली एग्रीकल्चर में और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो टैक्स रेवेन्यू है अगर हम उसकी परफॉर्मेंस देखें एफपीआर की, तो वो भी काफी कोविड के बावजूद काफी हौसला अफजा है। पहले 7 महीनों की परफॉर्मेंस थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ही 17 अरब के करीब ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है अपने टारगेट से। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत का जो ख्याल है कि 2024 तक 78% तक आ जाएंगे जीडीपी की शरह के, तो वो काफी रियलिस्टिक लगता है। लेकिन सारा डिपेंड करेगा कि 2021 जो है ये किस तरह का साबित होता है, और स्पेशली इसमें कोविड से रिकवरी जो है वो किस हद तक मुमकिन होती है। अच्छा आबिद साहब, एक और चीज जरा वाज़ेह कीजिएगा। हमने देखा कि कोविड-19 में दुनिया की बड़ी बड़े ममालिक की मईशतें तबाह हुई हैं, लेकिन हम ये बात हमेशा से अपने प्रोग्राम में करते हैं कि पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस लिहाज से बड़ी बेहतर रही है, मईशत को किसी न किसी तरह हमने संभाला रखा है। तो जो पॉलिसीज पीछे गवर्नमेंट की है, आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्तों में इन्हीं पॉलिसीज पे अगर काम किया जाए तो 2024 तक ये चीजें कवर हो जाएंगी? और आप जो बात करें 6,000 अरब रुपए अदायगी की, तो ये तो एक बहुत बड़ी और बहुत अलार्मिंग चीज है। अगर ये इतनी रकम अदा हो गई है तो उसके बावजूद हर पाकिस्तानी पे इतना कर्जा मौजूद है, मजीद आगे कितना कुछ करना पड़ेगा कि हम वो कर्जे अदा करते फिरें? देखिए, जब अदायगी की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कुछ कर्जे ऐसे हैं जो कि रोल ओवर होते हैं। जैसे कुछ दोस्त ममालिक से जो पैसे लिए गए थे उनको रोल ओवर किया जा रहा है, उसमें से $1 बिलियन वापस कर दिया गया, लेकिन उनको फर्दर रोल ओवर करने की बात की जा रही है। कुछ कर्जे आपके ऐसे होते हैं जो कि अभी अगर हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ेगी या अगर आपको ऑयल जो है डेफर्ड पेमेंट पे लेना पड़ रहा होगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे वो डेफिसिट जा रहा होगा, और जब डेफिसिट आएगा तो उसको फाइनेंसिंग जो है कहीं कहीं से पूरा भी करना होगी। तो ये चीजें जो है इसी सीक्वेंस से चल रही हैं। यानी कहा जा सकता है कि इससे पहले कभी आपको इंपोर्ट्स जो है वो इस तरह से नहीं करना पड़ रही थी कि आप चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हो, आप गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हो, आप कुकिंग ऑयल तो इंपोर्ट कर ही रहे थे, पाम ऑयल जो है वो भी इंपोर्ट हो रहा है। अभी जो फरवरी को अगर आप देखते हैं तो जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्री कोविड चली गई हैं, दोबारा $60 पर बैरल पे आ गई हैं, विच मीन के वहां पे भी आपका शॉर्टफॉल जो है वो ज्यादा होगा। तो जब ये शॉर्टफॉल ज्यादा होता है तो उसको कहीं ना कहीं से तो पूरा करना होता है उस फाइनेंसिंग गैप को, और वो जो गैप है वो या तो आप डोमेस्टिक बोरिंग करेंगे या आप उसकी एक्सटर्नल बोरिंग करेंगे, और उसी हिसाब से कर्जों में इजाफा होता चला जा रहा होगा। ठीक है, शकील भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि स्टेट बैंक से इन्होंने अब कर्जे लेने की पॉलिसी को ख़त्म किया हुआ है और कमर्शियल लैंडिंग ज़्यादा जो है ना बोरोइंग की जा रही है, तो आपके ख्याल में ये पॉलिसी ठीक है? और दूसरा, ये गवर्नमेंट जो क्रेडिट लेती है कि पिछली की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म ज़्यादा शॉर्ट टर्म लोन लिया, हम लॉन्ग टर्म ले रहे हैं जिससे डेट जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, तो आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो सस्ता होता है, शॉर्ट टर्म लोन जो है वो आपको महंगा मिलता है। हुकूमत जो है वो उसकी पॉलिसी भी है, और ये IMF की एक बड़ी कड़ी शर्त भी है कि आप स्टेट बैंक से फर्दर बोरिंग नहीं करेंगे, कमर्शियल बैंक के साथ आपको बोरिंग करना होगी। तो अगर हमें अपना IMF के साथ प्रोग्राम जो है उसको बचाना है तो फिर जाहिर है कि जो इंहिसार होगा कर्जों का वो कमर्शियल बैंक्स की तरफ जाएगा। अब अगर आप 2019 में जो कर्जे लिए गए थे कमर्शियल बैंक्स के उसको देखें तो वो काफी महंगे लोन थे। यानी एक आर्गुमेंट ये दिया जाता था कि अगर पाकिस्तान में शरह सूद जो है स्टेट बैंक कम कर दे तो पाकिस्तान के जो कर्जों की अदायगी है वो उसमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन हमने देखा कि अब तो शरह सूद जो है पिछले कई महीनों से वो माइनस में है तकरीबन, अगर आप उसको इन्फ्लेशन से देखें तो उसके बावजूद अगर कर्जों की अदायगी जो है सूद जो है वो कम नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये था कि 2019 के जो PITB थे, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड लिए गए थे, वो महंगे सूद पे थे। और तो ये मार्केट कर्जों की बात हो रही है, तो IMF का प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि रिस्टोर होने की उम्मीद है जल्द? क्योंकि गवर्नमेंट तो काफी कोशिश कर रही है, जैसे बिजली के जो टैरिफ है वो भी बढ़ाया गया है, पेट्रोलियम प्राइसेस भी मुसलसल ऊपर जा रही हैं, तो आपके ख्याल में प्रोग्राम का रिस्टोर होना कितना इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? अच्छी खबर होगी ये इसलिए अच्छी खबर होगी कि अगर आप IMF के साथ एंगेज ना होते तो जो पिछले साल
कोविड रिस्पांस के आपको $1.4 बिलियन मिले थे, या जो वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने फौरी तौर पे जो रीशेड्यूलिंग की थी अपने कर्जों की, वो शायद हमें ना मिल रही होती। तो IMF में रहना तो इस वक्त पाकिस्तान के हक में है। अब ये किस कदर मुमकिन होगा, कितनी जल्दी इसको रिस्टोर करना, ये ऑयल प्राइसेस पे काफी डिपेंड करता है, क्योंकि हुकूमत जो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक खास हद तक एनर्जी सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए जा सकेगी टैरिफ के बढ़ाने में। उससे ज्यादा टैरिफ का बढ़ाना या पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ाना पीटीआई गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका सारी जो सियासी साख है वो दांव पे लग जाएगी। तो ये एक फाइन बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होगा हुकूमत को इस वक्त, और अवाम को घबराना नहीं है। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है बंदरों की हरकतों की, जो एक ही अंदाज में बार बार एक ही काम करते हैं, और अगर काम हो चोरी का तो वो बार बार एक ही अंदाज से चोरी करते चले जाते हैं, कोई उन्हें पकड़ता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला कराची में भी रिपोर्ट हुआ है। एक गिरोह है और तकरीबन एक ही अंदाज से चोरी करता है, ताजरों को लूटता है, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। ताजरों ने अब ये किया कि अपने पैसों से मुहाफिजों को मोटरसाइकिल दिलाए, हेलमेट लेकर दिए, कैमरे इंस्टॉल किए कि ताकि उनकी हिफाजत हो सके, ताकि उनकी हलाल की कमाई को लुटने से बचाया जा सके। लेकिन उनकी उम्मीद है कि बर नहीं आती। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के प्रेसिडेंट इलियास मेमन साहब। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर आप लोग ज़ाहिर है इस वक्त परेशान हैं अब, लेकिन जो रिपोर्ट हमने देखी कि आप लोगों ने तो खुद पैसे देकर कहा कि बाइक भी रखो अपने पास, मुहाफिजों को कहा, हेलमेट भी लेकर दिया, यानी आप लोगों ने तो जो करना था, जो कि आपका काम नहीं था, आपने वो भी किया। फ़ायदा ना हुआ सर? देखिए, हमने जब चौकिया, हमने तकरीबन 26 कैमरे हमने लगाए थे। अच्छा। मॉल तारी रोड पे, बहादुराबाद तारी रोड एक साथ जॉइंट है। बहादुराबाद जी हमारे साथ ही है। ठीक। तो अल्लाह वाला चौकी तो बहादुर हमारे साथ है। ये वारदातें, ये की गैंग जो आपने देखा, ये वारदात तीन दफा वारदात हुई। बहादुराबाद में भी चोरी हुई थी 2 महीने पहले, वो पूरा बुटीक साफ कर दिया। इसके बाद दुपट्टा गली में 3000 सूट वहाँ से गैप करे। सही। इसके बाद ये अपने कुर्ता गली के अलावा दुपट्टा गली में इसी तरह वारदातें करी। बैंक से लोग पैसे लेकर, तो उसकी बाकायदा मुखबरी होती है, वो पैसे उससे बाद में छीन जाते हैं, ला पूरे पैसे दे दो। ये भी 5-6 वारदात। हालांकि एक SHO साहब ने हमारा गैंग बहुत बड़ा पकड़ा है। अच्छा। हाँ, पकड़ा, बाकायदा उसको फायरिंग में जख्मी भी हुए। अच्छा काम करा उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। वो ये गैंग नहीं था, ये गैंग दूसरा था। वो कार में वाइट, ये तकरीबन 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले पकड़ा। तारिक रोड पे जो कार्रवाई हुई थी, पकड़ा था, उसको पकड़ा, गैंग पकड़ा, बाकायदा उस पर इनाम भी दिया है ADC राइज साहब ने इन लोगों को। लेकिन पता नहीं सिंध गवर्नमेंट का विजन नहीं है। सिंध गवर्नमेंट पता नहीं क्यों खामोश होकर बैठी हुई है। क्या है वजीर आला साहब से? आप यकीन मानना है कि औरतें आती हैं, पर्चे छीन जाते हैं, मोबाइल, ये तो आम है, ये तो हमारी नज़र में। और पता नहीं पूरे कराची में एक जिन भूत निकला है, बेलगाम घोड़ा हो गया है, जो इस पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब भी इस पर देखें, इस पर नोटिस लें, ये बहुत ज़रूरी है। यकीन माने लोग घर से निकलते और डर लगता है कि हम लूट ना जाए, ये ना हो जाए। लेकिन इस पर सिंध गवर्नमेंट इस पर न्यूज़ दे रही, को बात नहीं। अब सईद गनी साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा था आपकी चैनल पर, मैंने देखा था। ये आपकी जो खतरा की टीम जो है आपकी देखी, वो हकीकत तो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो बाकायदा हमारे से वीडियो वगैरह ले जाती है, मालूमात करती है, सब कुछ उसमें विजन है। उसकी वजह से सब कुछ वाले बहुत से ऐसे होता है जिनको पता ही नहीं हो कि क्या हुआ। आपकी समाज टीवी सच बात, सच चीज़ दिखाता है, इसकी वजह से पता चल जाए। लेकिन तो पता ही नहीं है किसको चोरी हुई, डकैती हुई। इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए, ADC राइज को सोचना चाहिए, IG को सोचना चाहिए। हमारी जो थाने की कमेटी जो बनती है, कमेटियाँ बननी चाहिए। इनको अपना फ़ायदा है, हमारा नहीं, उनको अपना। हम तो पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे, हम तो और भी कैमरा लगाने को तैयार है, लेकिन वो सुनवाई नहीं है। यकीन माने 1-1.5 साल पहले मेरी दुकान पे डकैती पड़ी थी, 10 लाख रुपए मेरी अपनी ज़ाती दुकान डकैती पड़ी थी। मैं किसी मीटिंग में बैठा हुआ था, चैम्बर की मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं आया था कि मॉल में डकैत घुस गया था। मैंने कहा चलो घुस गया होगा, मेरी दुकान में वो डकैती मैंने खुद ने वसूल करी है। मैंने इतना मारा, मेरे हाथ सूझ गया था समझ में। 10 लाख रुपए भी छीने, सब कुछ भी। 2 आदमी हमारे फायरिंग जख्मी भी हुए थे। देखो इस पर भी गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तार हमने किया, रेंजर्स वाले पुलिस वाले गिरफ्तार हमने अपने उनको हाथ में दिया था। अल्लाह का शुक्र मेरी जान बच गई उसके अंदर। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया नहीं कि इतना बड़ा आपने काम करा है। ADC IG ने हमें कुछ दिया नहीं। उस वक्त डॉक्टर अमित शेख साहब थे, ADC आप कुछ करेंगे, लेकिन हमें कम से कम असला तो दीजिए। असले के लाइसेंस, हमें असले के लाइसेंस भी नहीं दिए हुए।
अच्छा। कम से कम असले के लाइसेंस तो दे। अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी के गार्ड्स रख लेंगे तो आपको तो ये जरूरत नहीं महसूस होगी। प्राइवेट गार्ड हमने रखे, हमारी मॉल में 5 गार्ड रखे हुए, सबने गार्ड तो सबने रखे, लेकिन एक आदमी कम से कम अचानक ऐसी कोई बात अंदर मार्केट में घुस जाता आता है तो कम से कम उसको भी तो होना चाहिए असला, तो सिक्योरिटी को बीफ अप करना चाहिए। ठीक सर, मुझे अब ये बताएं सर, आप लोगों ने बाइक्स कितने लेकर दिए और आप लोगों ने कितना खर्चा किया इस मद में? देखिए, इस बात में तो हमने लाखों रुपए का हमने खर्च करा है, इसके अंदर बाइकें लेके दिए हैं, हेलमेट बांटे, हमारी एनजीओ दूसरी उनको सब मिलके हमने काम करा है। बाइक्स आपने सिंध पुलिस को लेकर दी? मेसर साहब थे, मेसर साहब एसएसपी साहब थे, इनके सामने हेलमेट सब कुछ ये करें मौजूद थे। तो बाइक्स कहाँ है सर? अब ये तो पता ही नहीं, अल्लाह बेहतर कहाँ है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन बाइक्स आपने लेकर दिए थे, पेट्रोलिंग करेंगे तारिक रोड पे पेट्रोलिंग करेंगे, यहाँ से वहां तक पेट्रोलिंग। लास्ट टाइम आपने कब देखा पेट्रोलिंग करते हुए इनको उस बाइक पर? बहुत कम, इनमें सारी बातें आ गई, बहुत कम। अच्छा, बहुत कम। यानी आपने तो बाइक्स लेकर दे दी? बाइक एनजीओ हमारे साथ थी, उन्होंने बाइक लेके दी थी। मेसर साहब थे, मेसर साहब हमारे एसएसपी था, उन्होंने ओपनिंग करी थी, जहाँ चौकी ताई रोड लिबर्टी पर चौकी में, वहां पे हमने ओपनिंग करी, सब कुछ करी थी, हेलमेट वगैरह हर चीज बात दी। लेकिन मसला क्या है, हम तो चलो और बाइक भी देखें, लेकिन फायदा क्या है? फायदा नजर है तो फिर आप लोग उसमें और पुलिस की नफरी देखे अपने, यानी कि कोरोना के अंदर जो है पीसीएस को आते हैं उसको बंद कराने, 8 बजे हारन बजाने आते, उस वक्त नहीं, दुकान बंद कराने आ जाते हैं, लेकिन फौरन हिफाजत करने नहीं आते हैं। आप यकीन माने कि आप हिसाब के कोरोना के अंदर 8 बजे का टाइम तो हारन बजा, उस वक्त मौजूद होना चाहिए। 8 बजे के टाइम पे जो पिक टाइम होता है, दोपहर में पिक टाइम होता है, चोरी डकैती होना चाहिए। एक कलर बेजर की किसी के पास चोरी होगी तो रात को 1:30 बजे बताया कैमरे खुलवाओ, उसने कैमरे मेरे को उठाया, घर से मैं आया, अपना मॉल खुलवाया, मैंने कैमरे दिखाया। ताकतवर के लिए सबकी चीजें, गरीब आदमी के लिए कुछ भी चीज नहीं है। इसमें सिंध गवर्नमेंट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आईजी से एडीसी को, फिर आपसे रिपीट करो, सोचना चाहिए। हम उनके साथ ताउन करने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ ताउन करने को तैयार है। ट्रेडर्स ताउन करने को तैयार है, अगर इसमें कोई इश्यूज हैं तो जिस तरह पहले एनजीओ के ताउन से बाइक्स लेकर दी तो आप लोग फिर मजीद भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नजर आना चाहिए। अगर ऐसा मामला ही रहता है, इसी तरह चोरियां डकैतियां होती रहती हैं, गिरोह बेलगाम रहता है, आपको लगता है तारिक रोड की जो रौनक है वो मांद पड़ जाएगी? डर खौफ तो होगा ना मेरे भाई, हर आदमी को डर। बैंक से निकलते अभी ऐसी तो चले, तो ये तो हमारे सामने बहुत से ऐसी वारदात, पूरी कराची में वो वारदात आपको समाज सच टीवी सब कुछ दिखाता है, आपकी जो है ये सब दिखाते हैं, इसमें कम से कम फर्क तो पड़ेगा ना मेरे भाई। आदमी को कम से कम, हमारी डकैती बहुत सी डकैती सामने है ही नहीं है, इतनी वारदाती और चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो बाहर से लोग आते हैं कराची, उनको चेक एंड बैलेंस रिश्ते नहीं है, उनको पता ही नहीं, बायोडाटा नहीं है उनको पास, यहाँ से वारदात करके भाग जाते हैं। सर्वेलेंस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए ताकि तारिक रोड हो या कराची गौर इलाके, वहां पर ऐसी वारदातें अब रिपोर्ट ना हो, और जो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेजेस सामने मौजूद हैं उस हवाले से भी काम होना चाहिए, उनको लोकेट करना चाहिए, इन गिरोह को जो है वो पकड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद है। हम भी दुआगो हैं कि जल्द से जल्द ये जो बेनकाब हो पकड़ा जाए ताकि उस या जो कार्रवाइयाँ हैं वो रुक जाएं। रास्तों पर ड्राइविंग ज़ाहिर है तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर रास्ता मुश्किल हो, कठिन हो, शार्प टर्न्स हो और ड्राइविंग करने वाली खातून हो तो फिर ऐसी मुहिम जो है किसी कारनामे से कम नहीं है। अब ये जो खबर है इसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे पेशावर से राहम यूसुफजई अपनी इस रिपोर्ट में। कोई रैली या रेस जब किसी का शुरू होता है तो वो टाइम देते हैं 10, 5, तो जब वो 1 होता है ना तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जैसे आप एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं ना, फिर आप है और गाड़ी है, फिर ट्रैक है। मुश्किल, पथरीली और खतरनाक रास्तों पर महारत का दूसरा नाम लालीन अखुनजादा। दरिया हो, पत्थर हो या रेगिस्तान, गाड़ी के लिए रास्ता बनाना है इसका काम। मुश्किल रास्तों पर ड्राइविंग के जौहर दिखाना लालीन का है जुनून। उम्र में कच्ची मगर महारत में पक्की। सड़क पे तो हर कोई चला सकता है, मेन यहाँ पे ऑफ रोड करते हैं, कच्चों पे चलाने का, जो कच्चे पे चला सकते हैं ना वो रोड पे भी अच्छी तरह से चला सकता है, लेकिन जो रोड पे चलाता है ना रेगुलरली, उसके लिए ये ट्रैक मुश्किल होता है ऑफ रोड करना। लालीन अखुनजादा ने बड़े मुकाबलों में किया बड़े बड़ों को चित। लालीन की नजरें हैं चोलिस्तान और डीआई खान सफारी रैली पर। बचपन से खतरों से खेलने के शौक ने लालीन को बनाया खतरों की खिलाड़ी। लालीन ने साबित कर दिया
कि दरिया की मौजों को चीरकर गाड़ी चलाना अब सिर्फ मर्दों का खेल नहीं रहा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा सवाबी। ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात कराएंगे कि बहुत ताकतवर बच्चा है, मस्तूंग से इनका ताल्लुक है, इतना ताकतवर कि अच्छे इनके आगे पानी भरते हैं। ये अमल देखें जरूर मगर दोहराइए मत, आपकी जान भी जा सकती है। कमजोर दिल रखने वाले और बच्चे हरगिज ना देखें। अब उस शौक हुआ सर, ये वो दुनिया के अनबिलीवेबल स्टंट परफॉर्म करता था, फिर मुझे भी शौक हुआ, फिर मैंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आर्मी चीफ और इमरान खान से मिलूं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। मगर अनदेखी दास्तान तो अब शुरू होती है, जब पत्थर भी रोने लग जाएं। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था यूरोप में, रोमानिया गॉट टैलेंट शो, उसमें मैंने उज़ैर पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे जो ना उन्होंने इंग्लिश साउंड लगाया था, मैंने कहा नो भाई हमारे कंट्री का आपने साउंड लगाना है। तो आप यकीन जाने बहुत सर वहाँ पे जो ना खुशी होती है बंदे को, जब बंदा जो ना वहाँ पे परफॉर्मेंस कर लेता है फॉरेन कंट्री में, जो ना अपने जो ना सबसे लाली परचम को जो ना फॉरेन कंट्री में वो जो ना उठा लेता है और लोग तालियां बजाते हैं, जो है ये पाकिस्तान कंट्री से जो ना ये बंदा आया हुआ है और इसने जो है ऐसी अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है सर। वहाँ पे बंदे को बहुत इज्जत मिलता है, बंदा बहुत खुश हो जाता है सर वहाँ पे। और मुझे इतना खुशी हुआ और उज़ैर को भी इतना खुशी हुआ कि मैं जो ना बयान नहीं कर सकता हूँ सर। वतन की मोहब्बत में आंसू बहाने वाले इस पत्थर जैसे आदमी ने अपने बच्चे के साथ हर शय तोड़ डाली, मगर हुकूमत का साथ ना मिला तो ये खुद टूट गया। हम लोग गए, जब यहाँ से गए अपने मुल्क से हम लोग खाली हाथ गए हैं सर। हमें दुख किसी बात का है सर, हमारा गवर्नमेंट हम लोग को प्रमोट करता, हम लोग को सपोर्ट करता तो हम और भी आगे जा सकते थे और भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते थे सर। दुख किसी बात का गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया सर। अब भी इनके घर पर बैरून मुल्क से दावतनामे मौजूद हैं कि आओ और अपने वतन का नाम चमकाओ। मैं ये सोच रहा था कि हमें इस तरह और वो मौका मिले, अगर हुकूमत हमसे ताउन करे ना, तो हमारे लिए अमेरिका से लेटर आया है, ब्रिटिश से, चेकोस्लोवाकिया से, हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रहा, इसलिए हम उधर नहीं जा सके।
गुलाम फारूक का शागिर्द मुदस्सिर अपने घर वालों को नहीं बताता कि वो किन खतरों से खेल रहा है। ये वीडियो हम लोग मैं नहीं देखा था उसको, उसका दिल बहुत क्योंकि नरम है, माँ बाप का दिल बहुत नरम होता है। अपने हाथों को पत्थर और सीने को फौलाद बनाने वाले इन खिलाड़ियों का दिल मोम की तरह नरम है, जिसमें वतन की मोहब्बत और सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने का जुनून है। रिपोर्ट देखकर रोंगटे खड़े हो गए। किस कदर ये मजबूत बच्चा, किस कदर ये ताकतवर बच्चा, ये टैलेंट है पाकिस्तान का, ये टैलेंट है बलूचिस्तान का। इसी पर आज हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि गिला था उनका, शिकवा था उनका कि हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया। गिला ये भी था कि बहुत से इन्विटेशंस आते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। लियाकत साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। लियाकत साहब, रिपोर्ट आपने भी देखी, ये टैलेंट है पाकिस्तान का, ये टैलेंट है आपकी ज़मीन का, ये टैलेंट है बलूचिस्तान का, ये टैलेंट है आपके शहर का। इस टैलेंट को प्रमोट करना मुझ समेत, आप समेत हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। लेकिन ज़रा क्योंकि शिकवा और गिला उन्होंने किया है हुकूमत वक्त से, बलूचिस्तान की हुकूमत से, तो इसलिए मैं सर चाहता हूँ कि क्या इनका ये शिकवा सुना जाएगा कि बहुत से इन्विटेशंस इनके पास लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि सपोर्ट नहीं है। देखिए, मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट टैलेंट हंटर भी है और टैलेंट प्रमोटर भी है, और इनका इनविटेशन हमें नहीं मिला। और ये जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैंने सुना भी नहीं कोई वॉइस का जो है उसमें कोई इशू होगा। अच्छा। लेकिन ये है कि इससे कबल भी बलूचिस्तान में जहां जहां हमने टैलेंट देखा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने खुद उसका नोटिस भी लिया, और ऐसे तमाम प्लेयर्स को वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी मधु भी करते रहे। हमारे वसीम बॉक्सर जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट से वो क्वेटा तशरीफ लाए तो सीएम साहब के डायरेक्शन पे मैं, हमारे वज़रा साहिबान हम एयरपोर्ट पहुंचे और रैली की शक्ल में उसका इस्तकबाल करते हुए उसको घर तक पहुंचाया। इसी तरह उसको कैश प्राइज दिए। अहमद मुश्तबा जी 5 फरवरी को जिसने इंडियन प्लेयर को नॉकआउट किया था, मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर, सीएम साहब ने खुद उन्होंने उनके इस्तकबाल का जो है डायरेक्शन दिया है और उनको भी कैश प्राइज देंगे। इसी तरह हमारे दीगर अदाकार हैं, वासु जब मुश्किल में फंसे तो सीएम साहब ने उसका भी नोटिस लिया और उन्हें सीएम सेक्रेटरी मधु करके उनको फाइनेंशियल असिस्ट किया। और इस तरह की बेतहाशा मिसालें आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल एक मिसाल और कायम कर दीजिए सर। ये जो बच्चा है, इसका वालिद भी इसी तरह एक अच्छा प्लेयर रहा है, और जिस एकेडमी से उसका ताल्लुक रहा है उसी एकेडमी से मैं भी मार्शल आर्ट्स खेलता रहा हूँ। अच्छा। शान एकेडमी से, तो इसके वालिद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनके साथ मेरा एक दोस्ती और ताल्लुक है, और गवर्नमेंट जो है लियाकत साहब, ये बात तो हमें मालूम ही नहीं थी कि आप भी मार्शल आर्ट के शौकीन रहे, ये तो मालूम ही नहीं था हमें। जी, मैं तो तकरीबन कोई 18-19 साल जो है ना मार्शल आर्ट्स का ब्लैक बेल्ट 3rd डान तक मैं खेलता रहा हूँ। अच्छा। और सर फिर तो आपको चाहिए कि आप सिखाएं, बल्कि मेरा ख्याल है कि हमें टीम नया दिन को आना चाहिए और आप हमें सिखाएं। बी आर टीचर सर। नहीं सर, हम तो सीखते हैं और बस स्पोर्ट्स एक शगफ रहा है। और लेकिन बहुत अच्छा होता कि सियासी मसरूफियात के साथ साथ वो जो ट्रेनिंग है वो भी जारी रख सकता। लेकिन वो जो मोहब्बत है किसी गेम का, फिजिकली भले आप उससे दूर हट चुके हों लेकिन वो दिल में जो है पनागुजी रहता है, जागुजी रहता है और हमेशा आपके साथ रहता है। तो मार्शल आर्ट के साथ वैसे भी मेरा मोहब्बत है। और ये बच्चा जो टैलेंटेड बच्चा है, मैंने इसके विजुअल देखे हैं, इसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह जो ही मैंने कल जो है सीएम साहब के साथ इस सिलसिले में बात की है, सीएम साहब ने ओके दे दिया। उन्होंने कहा कि स्केड्यूल आप बनाएं, प्लान बनाएं, और इस बच्चे को जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी आप मधु करें, और सीएम साहब खुद इसको कैश प्राइज देंगे। और जो भी इसको कैश प्राइज मिलेगा, जो इसका चेक इनको मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले मैं आपको भिजवाऊंगा। क्या बात है सर, वो बड़ी अच्छी बात। मैं लियाकत साहब से एक चीज पूछना चाह रही हूँ। आप पूछिए महक। लियाकत साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे ये एक चीज जरा मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा कि जब चीजें मंजर आम पर आती हैं हम तभी क्यों उनके लिए खड़े होते हैं, हम पहले से ऐसा निजाम क्यों नहीं बना लेते? एक तो ये निजाम बनाने की जरूरत है तमाम सेक्शन में, नो डाउट, बट
टैलेंट जब तक मंजर आम पे नहीं आता वो नोटिस नहीं होता, और टैलेंट वही है जो अपने आप को मंजर आम पे मनवाए, उसकी बात जो है उसको मानने वाले, उसको क्लैपिंग करने वाले मैदान में उतर आते हैं। देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। स्ट्रगल के बगैर ना आप अचीवमेंट कर सकते हैं, ना किसी का तवज्जो हासिल कर सकते हैं, ना कोई अवार्ड हासिल कर सकेंगे, ना रिवार्ड। ये तो लॉ ऑफ नेचर है पूरी दुनिया में। लेकिन ये बात आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम खुद टैलेंट को अंट करे, सिस्टम खुद टैलेंट को प्रमोट करे, सिस्टम जो है टैलेंट को खुद जो है असिस्ट करे, सिस्टम इतना अट्रैक्टिव हो कि टैलेंटेड लोग वो अपने टैलेंट से मायूस न होते हुए उस टैलेंट को प्रमोट करें। सर, लेकिन मुझे उम्मीद है सर, ये अजीब नया दिन के होते हुए वाकया रहा है। लका साहब, नया दिन के होते हुए, आपके होते हुए मुझे यकीन है कि अब सिस्टम बन जाएगा कि हमने वो टैलेंट दिखाया और आपने कहा कि अब सीएम साहब इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे और जो सपोर्ट वो कर सकेंगे करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ऐलान है, इससे हौसला मिलता है, इससे हिम्मत मिलती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कर दी सर। चूंकि वक्त कम है तो मैं ज़रा एक और टॉपिक पर भी आपसे कॉमेंट लेना चाह रहा था, इफ़ यू अलाउ मी। मैं सीपेक से मुतालिक सर आपसे बात करना चाह रहा था। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि कुछ हर्डल्स हैं ब्यूरोक्रेसी के जिसकी वजह से जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर सकते। सर, इसी तरह जो सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं वो क्वेटा भी गए लास्ट वीक, मुलाकात भी की हुकूमत से। सर, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, एक तो ये बात कि हर्डल्स क्या हैं और दूसरा अब हर्डल्स को रिमूव कर दिया गया है बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से। देखिए, सीपेक में जो हर्डल्स रहे मेनली प्रीवियस गवर्नमेंट में तो सीपेक जो है वो बलूचिस्तान में आया ही नहीं। सिर्फ 2 एनर्जी के प्रोजेक्ट पूरे बलूचिस्तान को मिले, 32 अरब डॉलर्स के। मेन अडल तो वही था। अब मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जाम कमाल साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका विजन है बलूचिस्तान को प्रमोट करना चाह रहे हैं। सीपेक के तहत काफी प्रोजेक्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बलूचिस्तान को मिले हैं, और इस तरह के जो अडल्ट है डेवलपमेंट के कामों में, सेक्टर्स में, ये पूरी दुनिया में होता रहता है, खासतौर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन उसको हम हल करेंगे, और लीडरशिप और विजन लीडरशिप का काम ही यही है कि जहां पे अडल्ट और इम्पेडिमेंट आए उन रुकावटों को दूर करते हुए, उनको अबूर करते हुए आगे बढ़े और तरक्की के सफर को जारी व सारी रखे। बेशक सर, जाहिर है कि हर्डल्स को रिमूव करना है, बट मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ सर कि क्या बलूचिस्तान हुकूमत हर्डल्स क्रिएट कर रही थी या कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का मसला था? नहीं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई मेरे ख्याल में अडल बिल्कुल हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, अडल हमने दूर की। अभी एक्ने की मीटिंग्स में भी जो हमारे प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हमने उसको सपोर्ट किया है। और अभी जो बलूचिस्तान की जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए जो 600 बिलियन रुपीस का पैकेज है, उसमें 119 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके 26 PC1 PC2 जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑलरेडी वो हमने तैयार करके दे दिए हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि काम आगे बढ़े, और बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन अगर आप शेयर कर सकें, ऐसे अडल्ट नहीं है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे सर हर्डल्स आए ना, अल्लाह करे कोई हर्डल ना आए और जो आए वो आप आराम से उसे अबूर कर लें। लेकिन सर अगर आप शेयर कर सकें, चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी जो क्वेटा गए थे, बलूचिस्तान हुकूमत से इन हर्डल्स से मुताल्लिक बात की थी, वो क्या पॉइंटर्स थे जिन पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, या फिर जो पॉइंटर्स डिस्कस हुए? अब्दुल्ला, मैं आपको प्रॉपर सुन नहीं पा रहा हूँ सर। शुएब बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बता दें कि अगर हर्डल्स नहीं थे तो ज़ाहिर है मुलाकात हुई है, चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी खुद गए वहाँ पर, बलूचिस्तान हुकूमत से उनकी मुलाकात हुई। सर, कुछ पॉइंटर्स तो डिस्कस हुए होंगे, अगर आप वो शेयर कर सकेंगे, हुआ क्या, वो क्या पॉइंटर्स थे? जी सॉरी शोएब साहब, नाम मैंने गलत लिया। ओके जी, देखिए शोएब साहब, उसमें कोई एक तो थोड़े बहुत जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है बलूचिस्तान में। लॉ एंड ऑर्डर के कुछ इश्यूज हैं, खसूसन जो है कोस्टल बेल्ट है, मकरान डिवीजन, ये कुछ इश्यूज हैं। और बाज़ जगह जो है देखिए ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है, ये एक इशू पूरे मुल्क में रहा है। ठीक है, इस तरह के इश्यूज हैं, और इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़े, और ये बहुत माइनर इश्यूज हैं, ये तो आप आराम से सर इनको मैनेज कर लेंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ज़ाहिर है हम सबको मिलकर सीपेक को कामयाब बनाना। सर एक बात और बता दें,
बलूचिस्तान में कुछ महीने पहले एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, वो थी कोस्टल लाइन की, बहुत सराहा गया और ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हुआ। और सर रिसेंटली लास्ट मंथ जो गवादर स्टेडियम की पिक्चर वायरल हुई, आईसीसी ने भी उसे अप्रिशिएट किया। सर नया क्या आने वाला है, नई कौन सी तस्वीर आने वाली है बलूचिस्तान से? देखिए तो ये कि ग्वादर का ये जो स्टेडियम है, देखें स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम, और जो ही जो इंटरनेशनल दुनिया की इस पे नजर पड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर्स सब ने उसकी तारीफ की। ये एक क्रेडिट जाता है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। इसी को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो मजमूई विजन है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए वो कितना काम करना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, पूरे बलूचिस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50-50 एकड़ पे मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम हम बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो ग्वादर का स्टेडियम आपने देखा इस तरह होगा। सर इसी स्टेडियम से मुताल्लिक ये बताएं क्या जो शो स्टार हैं, क्या ख्वाहिश है लियाकत साहब, उनका जो है एक फ्रेंडली मैच जो है ग्वादर किसी स्टेडियम में कराया जाए, और हमारा जो चीफ मिनिस्टर 11 टीम एक फ्रेंडली मैच हम कराना चाह रहे हैं ताकि मजीद दुनिया की ये बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी। मैं यही पूछने वाला था सर, मैं यही पूछने वाला था कि क्या ऐसी कोई ख्वाहिश है, ऐसी कोई बात बलूचिस्तान हुकूमत ने किया कि पीएसएल का एक मैच यहां पर भी हो जाए? जी मैं यही तो बता रहा था आपको कि इससे बढ़ते हुए पीएसएल का मैंने कई एक शोज में इस हवाले से अपने ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो ये ख्वाहिश है उसका इजहार हमने किया, और उस हवाले से हम प्लानिंग भी कर रहे हैं, इसकी पिच को हम मजीद बेहतर कर रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ग्राउंड को हम फर्दर स्ट्रेच करेंगे ताकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट या पीएसएल यहाँ पे मुनक्किद हो सके। और मैं ये समझता हूँ कि आपके शो के तवज्जो से भी ये गुजारिश पीएसएल सुन रहे, रिटर्न में भी हम उनको दरख्वास्त करेंगे, और कोई इश्यूज भी नहीं है। तुर्बत में ग्वादर में इस वक्त एक 5 स्टार होटल मौजूद है जहाँ पे प्लेयर्स को हम अकोमोडेट कर सकेंगे। इसी तरह वहां पर एयरपोर्ट मौजूद है, फ्लाइट्स की सहूलत मौजूद है, तमाम सहूलियात मौजूद है। मैं समझता हूं कि पीएसएल को कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, और नेक्स्ट जो पीएसएल है उसका मैच वो ग्वादर के इस स्टेडियम में जरूर मुनक्किद होनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान के लोगों की जो है हौसला अफजाई हो सके, और इस तरह के और स्टेडियम्स भी हम बना सकें, उसको प्रमोट कर सकें, और बलूचिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ सकें और नेशनल टीम में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। तो पीएसएल के हवाले से बिल्कुल हम तो माहौल बना रहे हैं। मैंने तो आपको बताया कि खुद जो शोबिस के हमारे स्टार्स हैं अपने तौर पे जो हम कर सकते हैं फिलहाल कि इस तरह के मैचेस हम मुनक्किद करें ताकि पीएसएल का भी तवज्जो ले सकें। और बिल्कुल सही है सर, इंशाल्लाह, और आई होप कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जो है पीएसएल का वहां पे जरूर होगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद था, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। और इंशाल्लाह जो पीएसएल का मैच यहाँ कराने का ख्वाब आपने देखा वो हम भी देखते हैं कि स्टेडियम इतना प्यारा, टीम इतनी अच्छी है हमारी क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो व्हाई नॉट मैच ऑफ पीएसएल इन दैट स्टेडियम। थैंक यू वेरी मच सर। सेनेटर फैसल खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फैसल भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मामला आता है सामने, ऑपोजिशन की चीखें निकल जाती हैं, आप लोग फिर भी उस पर तकिया नहीं करते, आप एक और मामला सामने ले आते हैं कि कर क्या रहे हैं फैसल भाई आप लोग? बस ये ऐसा ही है, और इतना पीछे माजी का 30 साल का इस कदर चीजें खराब है कि हर एक दिन एक नया दिन होता है और नई चीज सामने आती है। और खैर ये जो वीडियो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बंदा कहता है कि मेरा बच्चा जो है ना बड़ा तेज है, उसने 2000 रुपया दिया, उसका काम हो गया। ये माजी के हुक्मरानों ने ऐसी चीजों को आम कर दिया है। वो भाई फैशन स्टेटमेंट बन गई है, प्राइड की स्टेटमेंट बन गई है। गलत चीजें हैं ये, रिश्वत गलत है, करप्शन गलत है। अब ये जब सोसाइटी की नॉर्म्स बन जाए ना, माशरा तबाह होता है। जब हुक्मरान ऐसे आए, आपने देखा है माजी में किस किस्म के हुक्मरान थे, अरबों रुपए की बाय प्रॉपर्टीज बनाई है। ये गरीब मुल्कों का वो हाल हुआ है कि 1000 अरब डॉलर सालाना गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में पैसा चला जाता। गरीब क्या करे थे? ये करप्शन। इमरान खान साहब ने जब 96 में पार्टी की बुनियाद डाली, करप्शन पे बात की कि मैं करप्शन के खिलाफ जाना है। किसी को समझ ही नहीं आई है। आप देख लें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से सारे मसले हैं वो करप्शन है। और हमें सबको मिलके, मीडिया को, लोगों को मिलके फैसला करना है कि हमने करप्शन का हर सतह से
क्योंकि इसकी जरूरत है, इसकी इस वक्त अहम जरूरत है। अच्छा फैसल भाई, एक बात तो मुझे और बताइएगा, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान साहब ये नहीं देखते कौन कितना करीबी है, उनकी पार्टी में उसका क्या रोल है, वजारत है नहीं है, जो भी सामने आता है इमरान खान साहब नोटिस देते हैं। हमने कल देखा विद इन 4 आवर्स नोटिस लिया गया, हमने देखा वजीर कानून को फारिग कर दिया गया। सर सवाल मेरा ये है कि क्योंकि इल्जामात ये लग रहे हैं कि परवेज खटक साहब इन्वॉल्व थे, सर क्या ऐसा मामला है? इसको चेक किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है? देखिए जी, ये इल्जामात पहले भी लगे, उन्होंने तरदीद की इनकी और कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। वो जो फिदा हैं, सेनेटर फिदा, वो कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। और देखिए इल्जाम कौन, ये आप वीडियो देखें, इस वीडियो को देख के आप यानी कि वो जिनकी वीडियोस हैं वो इल्जाम लगाएंगे, मतलब हमारा क्या किधर है, और हम फिर उनको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बात यह है कि हमें सीधी सी एक चीज देखनी है, हमें अब एज अ कौम फैसला करना है कि हमने क्या ऐसे ही चलते रहना है या हमने नए पाकिस्तान की तरफ जाना है, यानी कि हमने करप्शन की इस लानत को खत्म करना है। इमरान खान साहब, यही तो फर्क है। आज आपने बड़ी अच्छी बात की इसी में अंदर कि इमरान खान साहब ने अपने 20 MPs को फारिग किया ना। बिल्कुल, इमरान खान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात करूंगा हर चीज में, और खास तौर पे करप्शन के ऊपर उनका कोई भी किसी किस्म का कोई वो समझौता नहीं करेंगे किसी से भी। और ये एक मुश्किल चीज भी है फैसल भाई कि अपने करीबी साथी अगर इन्वॉल्व पाए जाए, यानी अपने घर का एक फर्द इन्वॉल्व पाया जाए, उसको किक आउट करना ये बहुत मुश्किल चीज होती है। पब्लिक के पैसे के साथ उसका मिसयूज करना, ये लोग क्यों करते हैं ये सारा कुछ? आज जो बलूचिस्तान के अंदर 50 से 70 करोड़ रुपया बोली चल रही है एक सेनेटर बनने की, और एक आपके सामने है फैसल, मैं आपके साथ अभी प्रोग्राम में हूं, 4,375 रुपए लगे थे मेरे। मैं तो पूछने वाला था फैसल भाई आपसे कि आपके कितने पैसे लगे थे, आपने कोई ऑफर तो नहीं कराई थी? 4,300 पता नहीं 4,735 इस तरह कुछ रुपए लगे थे। वो क्यों लगे थे? वो इलेक्शन कमीशन में जो जमा कराने थे डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रिंट आउट, एक स्टेपलर खरीदा था और पकोड़े खाए थे पेशावर आते जाते, कुछ इस तरह से पैसे लगे थे। तो मैंने वो डिटेल भी जमा करवाई थी। तो ये है नया पाकिस्तान। और मैं पता क्या, मुझे मेरे सामने ये, क्योंकि हमें पता था हमारे 20 MPs बिके और ये सारा कुछ सामने आ गया, मुझे इतनी अजीब सा लगा। और कि इमरान खान साहब ने, देखे ना, अल्लाह ताला का करम है और इमरान खान साहब का शुक्रिया कि मुझे उन्होंने सेनेटर बना दिया। 4,735 रुपए मेरे लगे। उधर 50 करोड़ रुपया लग रहा है जी एक सेनेटर बनने में, 50 करोड़ रुपया। सच अनफॉर्चुनेट। हमें फैसला करना है, हमें ओपन बैलेट करना है, इसको ओपन बैलेट करना है। ठीक। अच्छा फैसल भाई, एक बात और बताएं, इस वीडियो पर ही जो तनकीद हो रही है, और तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो खुद इस वीडियो का हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि ये वीडियो कंप्लीट नहीं है। सर क्या आप शेयर कर सकते हैं कि ये वीडियो क्या कंप्लीट आपने देखी है? दूसरी बात ये कि ये वीडियो एग्जैक्टली क्या स्पीकर हाउस की ही है? क्योंकि कुछ कह रहे हैं ये 2 वीडियोस हैं, एक डिफरेंट जगह की है। देखिए ये वीडियो ना मैंने देखी है इससे पहले, ये तो आपके टीवी चैनल्स पे ही चली है। अच्छा। एक चैनल ने ब्रेक किया है और वहां से ब्रेक हुई है। और फैसल भाई मैं ये मान नहीं सकता कि ये पहली बार देखी गई होगी, बिकॉज 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब एक तरफ इमरान खान साहब के परवेज खटक बैठे हुए थे, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था एक वीडियो हमने देखी है, पैसे लिए जा रहे हैं, बैग्स में डाले जा रहे हैं, सारे चेहरे हमने देखे हैं, और ये एग्जैक्टली इस वीडियो से लिंक होती जा रही है वो बात। जी मैं कह रहा हूं कि मैंने ये वीडियो इमरान खान साहब ने देखी थी। देखिए मैं उनसे पूछूं, उन्होंने जो बात की थी बिल्कुल उनको दिखाई गई होगी। देखिए उनको दिखाई गई होगी, और जरूरी नहीं है कि उनको दी गई हो या उनके पास हो। अच्छा। बाकी जो रिलीज की है वो गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं की जी, ये मीडिया पे आई है, मीडिया ने रिलीज की है। और उनसे पूछे सोर्स क्या है और कहां से आई है। इमरान खान साहब को जिसने वीडियो दिखाई थी उन्होंने नहीं पूछा उस वीडियो का, और कंप्लीट वीडियो नहीं ली गई, क्योंकि अब जरा कहा जा रहा है फैसला कि वीडियो कंप्लीट नहीं है, दिखाना चाहिए। बात सुने, देखें, नहीं, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये तो जिन्होंने पैसे लिए चोरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी नजर में। पैसे ओहो, आप शुएब आप क्या बात कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप डिस्कशन को लेके? सीधी वीडियो में चीज नजर आ रही है, इसको हमने कंडेम करना है। हमने करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। वीडियो में सब वो पैसे, गड्डियां नजर आ रही हैं, अगले पैसे गिन के डाल रहे हैं। फैसल भाई तो किस लिए डाल रहे हैं?
मैं फैसल भाई मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था, फैसल भाई प्लीज इफ यू अलाउ मी, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ फैसल भाई, क्योंकि वो जो नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, जाहिर है फैसल भाई हम सबको मिलकर एक्सपोज करना है इन काली भेड़ों को, जाहिर है गवर्नमेंट और मीडिया को मिलकर करना है हमें। सर शुएब भाई बात ये है, वीडियो की लेंथ कितनी है, एडिट हुई है, क्या हुआ है? मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि वो जो वीडियो में मौजूद हैं, अगर वो एक बात कर रहे हैं तो उनको चुप तो कराना पड़ेगा, या उनका वो जो एक्सपोज करना है वो तो करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो ये फोरम नहीं है टीवी पे बैठ के मैं और आप क्या जिरा करें इसके ऊपर। नहीं बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है। हाँ, दूसरी बात मैं जो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों ओपन बैलेट चाहते हैं। सेनेट की इलेक्शन के अंदर हमेशा से, और इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे हैं, पैसा चलता है और करोड़ों रुपए रिश्वत में दिए जाते हैं। और हम क्यों ओपन बैलेट चाहते हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल ठीक है। 1985 में क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके, अच्छा जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए ना, आपको लग रहा है कि चीजें दुरुस्त समत में ही जाती दिखाई दे रही हैं। अब ओपन बैलेट इज द ओनली ऑप्शन। नहीं, इंशाल्लाह हर जगह पे चीजें ठीक होगी। इमरान खान साहब ने तहिया कर लिया है। अब भाई आ जाए, फिर ऐसा करते हैं फैसल भाई शेयर करें, ये तो मुझे लग रहा है ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है जिसकी तरफ इमरान खान साहब का फोकस है? ये ओपन बैलेट तो हो गया। एक चीज एक सेकंड, खुफिया बैलेट, ये एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ऑपोजिशन, हम कोई भी अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन लाते हैं तो ऑपोजिशन कहती है कि मैनू NRO विखा मेरा मूड बने। वो कहते हैं कि आपको हम फैटफ में भी बिल वोट कर देंगे, हम आपको बाकी चीजों में भी कर देंगे, जो भी मुफाद के आप लेजिस्लेशन कर, लेकिन हमारी चोरी हमें माफ करें जी। 99 से पहले के केसेस माफ करें, 99 करोड़ 99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें, और नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे, बाकी भी चीजें सारे बेनिफिशियरीज जिसके बनते हैं, वो कहते सिर्फ हमें इमरान खान साहब NRO दे दें और हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा वो कभी भी किसी सूरत NRO नहीं देंगे। आगे क्या होने वाला है? आगे होने वाला है सेनेट का इलेक्शन, और इलेक्शन में PTI जो है इलेक्शन के बाद सेनेट में अभी तो हमारी मेजॉरिटी नहीं है, तो हमें कानून साजी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कोई भी चीज करें, रिफॉर्म्स करें, सेनेट में आकर रुक जाती है। आगे ये होगा कि हमें सेनेट के अंदर कानून साजी में आसानी होगी और हम तेजी से रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे, और उस सिमत पाकिस्तान तेजी से जाएगा जिसका इमरान खान साहब ने इलेक्शन में बात की थी। सदारती ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं महसूस होगी बाद में। जी, यानी बाद में सदारती ऑर्डिनेंस की जरूरत महसूस नहीं होगी, इसकी नौबत नहीं आएगी। सर, सदारती ऑर्डिनेंस बिल्कुल गैर कानूनी चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कहा है कि ये कंडीशनल है, अदरवाइज हम इसको कलअदम करार देते। और ये अच्छा किया उन्होंने कंडीशनल लेके आए, क्योंकि कल शेब भाई कल आप भी नॉमिनेशन पेपर्स लेने जाएंगे, क्योंकि कल वो स्केड्यूल जारी हो रहा है और इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई शुरू हो रही है सेनेट के इलेक्शन की। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। तो ऑर्डिनेंस ठीक किया इन्होंने लेके आए हैं, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ओपन बैलेट। और ऑपोजिशन वाले कहते ना ओ भाई तुम लोग दे देते ना इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे वोट दे देते। बिल्कुल, तुम लोगों ने तो 2006 में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने लिखा था, साइन किया था कि आइडेंटिफाइबल, और आप जो है उससे पीछे हट रहे हैं। और उस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ये जो शो ऑफ हैंड्स की बात नवाज शरीफ ने की है, बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने सपोर्ट किया था उस बात को, क्योंकि जो दुरुस्त बात है उसे इमरान खान साहब सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, साथ मौजूद थे आप। और साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। फवाद भाई गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये खरीदारी जो है ये खत्म हो, जिसमें ये भेड़ बकरियों की तरह जो लोगों को खरीदा जाता है, जिसकी रवायत नवाज शरीफ साहब ने 1988 में छांगा मांगा और मरी करके डाली थी, वो खत्म हो और हम आगे बढ़ें। और ये जो एक कोशिश है प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शफाफियत हो, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो MNAs हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, हर बात के ऊपर लीडरशिप के सामने हाथ बांध के खड़ा होना कोई जमहूरियत नहीं है। ये आपकी वफादारी जो है पहली मुल्क के साथ है, आपकी अपनी लीडरशिप के साथ जो वफादारी है वो सबसर्विएंट है टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं तो हैरान हूँ इनके MNAs के ऊपर और MPs के ऊपर,
जो सुमन बुकमन बन के बैठे हुए हैं, और ये सारा मंजर देखने के बाद भी ये लोग जो हैं इस बात के ऊपर ढीठ बने हुए हैं कि नहीं, हमने वही जारी रखना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। शोज ऑल्सो कि कितना बड़ा मॉरल डिक्लाइन है। शायद वहाँ की टॉप लीडरशिप ही इस तरीके से सोच नहीं रही। देखिए ना, टॉप लीडरशिप तो है ही ऐसी, उनका तो हमें पता ही है कि सारे जो हैं उनका माशाल्लाह क्या अपना इशू है, उनके लिए पैसे लेना देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे जो अगर MNAs हैं, MPAs हैं, उनका भी तो कोई ज़मीर है कि नहीं है? या हर बात में यही कह देना कि नहीं जी हम तो पार्टी के साथ, लीडरशिप के साथ खड़े हैं। वफादारी जो है आपकी पहली कौम के साथ है, आपकी आइन के साथ है। ये तो अजीबोगरीब जो है इन लोगों का काम है। और मैं समझता हूँ कि PMLN के वर्कर्स को चाहिए, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को चाहिए वो अपनी लीडरशिप के ऊपर एक दबाव बिल्ड करें। सोसाइटीज ऐसे आगे जाती हैं, इस तरह से तो नहीं होता। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि रिश्वत लेने वालों की तो आ गई हैं वीडियोस, और ये तो जिन्हें हमें पता चल गया कि ये किन किन्होंने पैसे लिए हैं, रिश्वत देने वाले भी उतने ही बड़े कसूरवार हैं। सर तो वो आप डिमांड कीजिए कि वीडियो पूरी सामने रखी जाए। नहीं, वीडियो को तो चले जी, अब वो तो वीडियो जितनी जिन्होंने देनी है वो तो उन्होंने देनी है। ये आप देखें कि सेनेटर बने कौन थे KP से, जो 7 लोग जो के ऊपर छह लोगों के ऊपर 6 लोग थे पीपल्स पार्टी के, 2 सेनेटर कौन से बन गए? बिल्कुल सर, उस पे अली बाचा साहब कहते हैं कि पैसा नहीं चला। तो सर आपको कुछ मालूम है कि ये फिर कैसे हुआ था? पैसा तो चला होगा, वो तो डिनाई कर रहे हैं इस बात को। पैसा तो सामने ही चल रहा है ना, उसको तो डिनाई सर वो तो सामने पड़ा, पैसा नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं किताबें रखी हैं। वो है ना, हमको अंधे थोड़े ही हैं। अब ये कोई बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ समझने पूरी कौम को, तो उसका तो कोई इलाज नहीं ना। अब सवाल ये है कि देखें, मेरे ख्याल में आज एक तो सुप्रीम कोर्ट को इसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, साथ इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 63 में नोटिस करना चाहिए दोनों सेनेटर्स को जो पीपल्स पार्टी के वहां से जीते, कि आप जरा तशरीफ लाएं और अपनी वजाहत पेश करें। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 63 में डिस्क्वालिफिकेशन है जिस तरीके से ये लोग जो हैं वो सेनेट में गए हैं, एंड देन द होल इन्वेस्टिगेशन शुड बी लॉन्च्ड। सर एक बात और, आपकी ट्वीट भी थी, मैं बिल्कुल डिफरेंट मामले की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर आपकी मिनिस्ट्री है, उस पर नज़र रखती है। UAE मार्स मिशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो कि ऑर्बिट ऑफ रेड प्लैनेट उसका स्टार्ट हो चुका है। हाउ गुड इज़ दैट सर विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देखें जी, पहली बात तो यह है कि इट्स सच अ प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी मुस्लिम और स्पेशली फॉर द अरब वर्ल्ड। उन्होंने एक बिल्कुल ऐसे समझिए कि वेंचर के ऊपर हाथ डाला है जो हम समझते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड में कहाँ हो सकेगा। ये पाकिस्तान लीड कर रहा था 60s में स्पेस प्रोग्राम को। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा स्पेस प्रोग्राम तो बड़ा पीछे रह गया है, और इस वक्त हमारे जो सिचुएशन है हमारे स्पार्को की वो तो बड़ी पतली हो गई है। बट ये जो इन्होंने मार्स मिशन जो भेजा है वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा आई वुड से कि कंट्रीब्यूशन है टू द मुस्लिम वर्ल्ड। इससे एक नॉलेज इकोनॉमी की एक पूरी नई एक जो जहत है वो हमारे सामने खुली है। और ये 3 मिशन जा रहे हैं, इसके बाद जो चाइनीज मिशन है वो इसको फॉलो करेगा, लेकिन ये पहला मिशन है। और इसका असल जो इनका मकसद है वो ये है कि जो वेदर स्टॉर्म्स आते हैं उसको ये स्टडी कर रहा है। ये ऑर्बिट में भी दाखिल हुआ है, और उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि कायनात के अंदर जो बड़ी तब्दीलियां हैं, बैरूनी तब्दीलियां जो हमारी जमीन के ऑर्बिट से बाहर की तब्दीलियां हैं, क्या वो भी हमारे जमीन के मौसमों के ऊपर असरअंदाज होती है। और एक मरीख का इतना डिटेल्ड स्टडी जो है वो इससे पहले नहीं हुआ जो अब ये ऑर्बिट जो है करने जा रहा है। सो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ UAE। ये हैव मेड अस प्राउड। इट्स ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ऑब्वियसली इस तरह के काम होते हैं। ये तो हमने पूरा समझिए कि, और ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि UAE कायनात मुसख्खर करे। ये जो सारी ग्रुप है, ये इंसान जो है वो कायनात मुसख्खर करने के बड़े करीब है, और इंशाअल्लाह ताला ये मरीख है, चांद है, ये तो इंसान के पाँव की धूल होंगे। सही सर, लाइटर सवाल पूछ लेता हूँ, मिक्स करता हूँ 2 चीज़ों को, इस खबर को भी और अपने सियासत से जुड़े मामलात को भी। अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आए कि हमने कोई मिशन भेजना है और कुछ पॉलिटिशियंस जो कि ज़ाहिर है मैं PDM के नाम ही लूँगा, उनको उसमें भेजना है, तो आप किस किस को सर भेजना चाहेंगे जो कि चाहेंगे यहाँ से निकल जाएं? पहले 2 कैंडिडेट तो ये फजलुर रहमान और मरियम ही है, बाकियों के ऊपर देख लेंगे। अच्छा सर, फजलुर रहमान साहब ने वैसे कल एक बात की है, मैं चाहता हूँ उस पर कमेंट अगर आपका ले लूँ। वो कहते हैं किसी का बाप उनका एहतसाब नहीं कर सकता। फवाद साहब ये क्या रवैया है?
ये स्टेज पे खड़े होकर इस तरह की बात कर देना कि किसी का बाप हमारा एहतसाब नहीं कर सकता, व्हाट डज दैट शोज? ये सारे इस तरह ही पहले कहते हैं, उसके बाद ये सारे लाइन में लग के जो है ये करेंगे। किसी की जरूरत है कि रियासत के साथ टकराए, किसी की जरूरत है कि उससे सवाल पूछे नैब का इदारा या सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान का कोई इदारा और वो आगे से जवाब ना दे। ये तो इनको छूट मिली हुई है, अनफॉर्चुनेट है, और ये इस तरह की बातें जो है वो करते हैं। वरना रियासत में आप इतने बड़े बदमाश कोई नहीं है जो रियासत को टक्कर ले। और फजलुर रहमान साहब की भी गलत फहमी है। हमने तो जो इनसे बहुत ताकतवर थे, हमने तो उनको जो है वो धूल चटा दी। ये नुकसान तो हुआ हमारा भी, लेकिन इनका कोई मुकाबला नहीं था। ये कोई अलकायदा नहीं है, ये कोई वो नहीं है। अपने आप को इतना ना ऊपर समझे, इनको इतनी मार पड़ेगी कि इनको समझ नहीं आएगी इनके साथ हुआ क्या। ये मार तो पिंडी पहुंचने तक तो नहीं पड़ जाएगी सर? जी, ये मार पिंडी या इस्लामाबाद पहुंचने तक तो नहीं पड़ जाएगी अगर ये जाते हैं उस तरफ, लॉन्ग मार्च करते हैं? वो तो खैर करते रहे, पहले गुजरांवाला में किया है, लाहौर में किया है। इनका सिर्फ यही किया है कि हम मदरसे के बच्चे ले आएंगे तो पता नहीं उससे हुकूमत गिरा देंगे। इस तरह नहीं हुकूमतें गिरती हैं। अभी देखें, वो उन्होंने जो एक्चुअली मूवमेंट जिस बलबूते पे शुरू की थी, वो मामला खत्म हो गया है। इनको भी पता है, ये तो बस अब सिर्फ सियासी माहौल गरमाए रखने की कोशिश है। हाँ बस ठीक है, कोई नहीं, वो भी ज्यादा देर नहीं रहना। ठीक, थैंक यू वेरी मच। दुनिया के चंद ही ऐसे मुहिमजू हैं जो दुनिया की ये दूसरी बड़ी चोटी K2 को सर कर सके हैं। कई तो इस 8,611 मीटर बुलंदी को सर करने की कोशिश में अपनी जान से भी गए, लेकिन हजारों आज भी इस आस में है कि काश वो ये कारनामा सरअंजाम दे सकें। हमने ये फैसला किया कि आपको लेकर चलें और दिखाएं कि ये कठिन रास्ता किन किन मरहलों में तय होता है। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूं, इसे कहते हैं K2 का बेस कैंप। ये सतह समंदर से 5,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अब यही वो मकाम है जहां से क्लाइंबिंग का आगाज होता है। हमारा सांस तो अभी से फूल रहा है। इतनी ऊंचाई पे इफेक्टिव ऑक्सीजन परसेंटेज, यानी ऑक्सीजन की मिकदार सिर्फ 11% होती है। तो बेस कैंप से मैं C1 यानी कैंप 1 को क्रॉस करता हुआ पहुंच गया हूं C2 यानी कैंप 2। यहां पर ऊंचाई है 6,760 मीटर। इस तरह के कई मनाजिर, कई खौफनाक मनाजिर हमारी राह तक रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इससे ऊपर कैंप 3 पर पहुंचने के लिए मुझे इस खतरनाक ब्लैक पिरामिड को क्रॉस करना होगा। ये वही मकाम है जिसने कई कोपहमाओं की जान ली है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होती जा रही है। लगभग 7,000 मीटर ऊंचाई पे ऑक्सीजन की परसेंटेज 9% रह जाती है। अब सूरज भी ढल रहा है, मुझे जल्दी कैंप 3 पहुंचना होगा। ये हम पहुंच गए C3। ये गाड़ा हमने अपना कैंप। यहाँ पहुंचने की जल्दी इसलिए भी थी कि अगर शाम हो जाए तो फिर बैनुल-अक़वामी उसूल क्लाइम हाई लो स्लीप के मुताबिक यहाँ ही रुककर रात गुजारनी होती है। यानी कि अगर आप जिस जगह भी पहुंचे उससे आप 300 मीटर नीचे आए और फिर सोने का आप इंतज़ाम करें, क्योंकि आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो मैं तो हूँ इस वक्त K2 के C3 पे, और अब मुझे रात यहीं पे क़याम करना है। यहाँ से हम आपको कहते हैं गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। K2 के कैंप 3 से गुड मॉर्निंग। और अब हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे यहाँ पे, और अब यही कहेंगे कि
फैसल जी उठे, आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं है, मंजिल हमारी आगे है। लेट्स गो। सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा 8,211 मीटर की बुलंदी पर वाक़ बॉटल नेक। टीम अल्फा टू बेस कैंप, टीम अल्फा टू बेस कैंप। ये सबसे खतरनाक और जानलेवा मकाम है, क्योंकि इस जगह पर 40 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बर्फानी तूफान, ऑक्सीजन की कमी, तिरछी नोकीली तेज धार चट्टानें अपने पंजे निकाले खड़ी होती हैं। अल्फा टीम टू बेस कैंप, जरा सी लापरवाही और गलती जानलेवा साबित हो सकती है। और बिलाखिर मैं आपको ले आया K2 की इस आखिरी मंजिल 8,611 मीटर बुलंद, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर। यहाँ दर्जा हरारत -50 से -65 तक रहता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पर सांस फूलती है, यहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जब जब ये सारे ख्यालात जहन में आते हैं, ये सब हिलाली परचम हिम्मत बंधाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। यही परचम लहराने के लिए गए थे मोहम्मद अली सतपारा, और उनके बेटे ने भी यही कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है, उन्हें यकीन है इस बात का कि उन्होंने K2 सर कर लिया, पाकिस्तान का परचम वहां लहरा दिया, और वापसी पर उन्हें खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आया। अब भी उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे एक और मामले की तरफ अब हम जा रहे हैं, और वो मामला ये है कि हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज, हम अक्सर ये बात अपने शोज़ में करते हैं, वो है मुनाफाखोर। इनके खिलाफ एक बार फिर अब हुकूमत ने कमर कस ली है। गुज़श्ता साल मार्केट में शेख खुर्रनोश की कीमतों से मुताल्लिक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जानिब से सर्वे किया गया था और आवाम से पूछा गया था कि अपने अपने इलाके में मौजूद जो दुकानें हैं वहाँ पर इन अशिया की कीमतों से मुताल्लिक बताया जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि कौन मुनाफाखोर है, किसकी जेब में ज़्यादा पैसा जा रहा है, अवाम क्यों रुल रही है, अवाम क्यों पिस रही है। जो महंगाई का रोना रोती अवाम है, आखिर ये मामला है क्या। आटा, चावल, चीनी, दालें, तेल और घी, इनकी कीमतों से मुतालिक सर्वे किया गया था, और एक बार फिर ये सर्वे लॉन्च किया गया है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जानिब से, और सवाल यही किया गया है कि आपके इलाके में आटे की कीमत क्या है। यानी ये तो एक अहम मामला, लेकिन इसके साथ साथ जब भी किसी को कोई शिकायत होती है तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का रुख करता है, क्योंकि एतबार है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर कि वहाँ पर अगर जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे तो मुतल्लिका फॉरम को वो शिकायत भेजी जाएगी और उसका फॉलोअप हुकूमत पाकिस्तान खुद करती है। तो ये एक इत्मीनान बख्श बात है। इस पर बात करेंगे, आज हमें ज्वाइन करें जो इसको हेड करें, आदिल साफी साहब। आदिल साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मुझे अगर डाटा आप शेयर कर लें, कुछ डाटा आपने शेयर भी किया था हमसे, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप हमसे शेयर कर पाएँ। फरवरी 2021 तक कितनी शिकायत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर आई हैं, उसका ब्रेकडाउन क्या है, रिलीव कितने फीसद रहा? अच्छा जी, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर पहले तो ये मैं बता दूं कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, ताकि आपको उससे अंदाजा हो सके कि वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स पे कितनी हो सकती है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे इस वक्त 3.1 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं, यानी 31,39,000 ये लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 29 लाख इनलैंड पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, 1,88,000 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और 14,000 राउंड अबाउट ये फॉरेनर्स हैं। ये इधर पाकिस्तानी फॉरेनर्स हैं जो पाकिस्तानी थे लेकिन उनको नेशनलिटी मिल गई, या प्योरली ये फॉरेनर्स हैं। इस वक्त इनकी 30 लाख शिकायत सिस्टम में है। अच्छा, 30 लाख में से 28,99,000 के लगभग शिकायत निपटाई गई हैं। ये एक मैं खुसूसी तौर पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। निपटाने का मतलब ये है कि एक शिकायत आई,
सरकारी इदारे को उसको देखा गया, परखा गया, प्रोसेस किया गया और उसको कानून के मुताबिक एक सिटीजन को जवाब दिया गया। तो हम इसको निपटाना कहते हैं। अब उस निपटाने के 3 पहलू हैं कि किसको रिलीफ मिला, किसको रिलीफ नहीं मिला, कौन था जिसको पार्शियल रिलीफ मिल गई, ये उनकी फिर 3 कैटेगरीज हैं। तो इस वक्त जो 30 लाख शिकायत में से 29 लाख का जो अजाला हो गया है, 28,99,000 का, वो शिकायत जो है वो निपटाई गई हैं। ठीक। उसके अगेंस्ट अगर पब्लिक फीडबैक आप देख लें तो वो कोई 17 लाख के लगभग लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। ठीक है। और 17 लाख लोगों ने अपनी राय का मल्टीपल एस्पेक्ट से इजहार किया। किसी ने रिलीफ मिलने पे, किसी ने रिलीफ न मिलने पे इजहार किया। सो इस वक्त 6 लाख के बराबर लोग जो हैं वो कंफर्म करते हैं कि उनको रिलीफ मिला है। ठीक है सर, अब मुझे ये बता दें, आपने खुद जिक्र किया फॉरेनर्स का, सिर्फ फॉरेनर्स को क्या शिकायत होती हैं, उनके क्या कंसर्न्स होते हैं, उनके क्या मामलात होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप यू नेवर नो कि पाकिस्तानी जहां जहां पे दुनिया में हैं वो लोगों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हैं। वो फॉरेनर्स यहाँ पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब एक पाकिस्तानी के साथ अगर कोई पार्टनर है और उनका आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या एक फॉरेनर है और वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है और किसी इदारे में उनकी कंप्लेंट है या उनका कोई केस प्रोसेस में फंसा हुआ है, तो वो इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि उनके अकाउंट सस्पेंडेड हैं, वो ईमेल्स करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्योंकि जब मैंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुतालिक बात करेंगे सर, तो मुझे कुछ मैसेजेस भी मौसूल हुए और एक मैसेज मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। मुझे कहा गया सर कि सिटीजन पोर्टल अकाउंट सस्पेंड है सर 15 महीने से। ही इज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो कहते हैं कि हम मेल कर करके थक गए लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। सर कैन यू शेयर दैट कि ऐसे मामलात हैं या बिल्कुल एक इंडिविजुअल केस है ये? जी मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो कि 15 मंथ्स पहले तक हमने कोई ये प्रोसेस लॉन्च किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं यस वी सस्पेंड मेंबरशिप परमानेंटली और ऑन टेम्परेरी बेसिस। इसकी वजूहात होती हैं। वो क्या वजूहात इसमें ये होती है कि एक बंदा रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत नहीं देता, वो गैर जरूरी क्रिटिकल मामलात, देखिए ये सर्विस डिलीवरी का पोर्टल है, ये इस तरह नहीं है कि आप कोई ऐसी बात ले आए कि जो इदारों के लिए दर्द-सर बन जाए या उस पे जवाब ना आता हो और आप उस एक्सपेक्ट करें कि जी आप ये करें। ऐसे कितने यूजर्स के अकाउंट सस्पेंड हुए सर अब तक जिन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है आपके नजर में? ये मेरे ख्याल से टोटल 20 के लगभग भी नहीं होंगे। अच्छा, ये तो मिनिमल है। ठीक है सर, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक जिस पर मैं चाह रहा था आपसे मैं बात करूं सर। सर्वे किया गया लास्ट ईयर भी एट द एंड ऑफ 2020 आटा और चीनी के रेट से मुतालिक। सर पहले तो मुझे बताएं कि उस सर्वे का क्या हुआ, कितनी शिकायत आई और फिर उस पर हुआ क्या? जी देखिए सर्वे इस तरह नहीं होता, सर्वे हमारा बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उसमें सूबों ने आके अपनी परफॉर्मेंस बतानी होती है कि जी हमने प्राइसेस को ये कंट्रोल किया है, तो सिटीजन पोर्टल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पब्लिक से डायरेक्टली पूछता है कि भाई आप बताओ कि आपने आज अगर आटा लिया है तो आपने कितने का किलो लिया है, कितने का एक बोरी या वो 20 किलो का तेल लिया है। ये बता दें मुझे सर कि अब तक कितने पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर सिर्फ ये बताया कि भैया हमें आटा मिला है इतने रुपए का? इस वक्त हमारे पास, मैं आपको अगर स्पेसिफिक आटे की ना बताऊं, मैं प्राइसेस पे बता दूं तो वो 26,000 शिकायत सिर्फ प्राइस, 26,000 शिकायत सिर्फ प्राइसेस पे। और ये सिर्फ 3-4 महीने की है सर कि आटे का जो जी, और ये सिर्फ 3-4 महीने का डाटा आप मुझे बता रहे हैं जो प्राइसेस की शिकायत हैं? नो, मैं आपको अक्रॉस द बोर्ड डेटा बता रहा हूं। मैं अक्रॉस द बोर्ड डेटा बता रहा हूं। अच्छा, तो सर इन शिकायत में सर जो प्राइसेस की शिकायत मौसूल हुई, कितनों को रिलीफ मिला सर? जिसने बताया कि मेरे इलाके में आटे की कीमत ज्यादा है, मुझसे ज्यादा पैसे लिए गए हैं, फिर उसे रिलीफ मिला हो? जी मैं आपको बताऊं 19,000 लोगों ने अपने राय का फिर इजहार किया। 26,000 में से जो 24,000 का अजाला हुआ उसमें 19,000 ने राय का इजहार किया और 19,000 में 9,700 बंदों ने कंफर्म किया कि उनको रिलीफ मिला सर है। क्या तो मतलब सर फॉर एग्जांपल सर कि मैं गया अपने घर के पास वाली शॉप पर, मुझे मिला आटा महंगा, मैंने की आपको शिकायत, तो मुझे वो जो मैंने ज्यादा पैसे दिए मुझे वापस मिलेंगे वो? आप ये बात कर रहे हैं?
नहीं, उनको फाइन किया गया है, उनकी दुकान को सील किया गया है, ये रिलीफ है। सर ये शहरी को तो रिलीफ नहीं है सर, शहरी की जेब से तो पैसे चले गए सर। उस शहरी की कुर्बानी की वजह से, उस शहरी की कुर्बानी की वजह से और उसने जो विसल ब्लोइंग की है उसकी वजह से बहुत से शहरी उससे बच गए हैं कि वो दुकान अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो जाके दोबारा किसी को हाई प्राइसेस चार्ज करे। सर क्या इमरान खान साहब इस बारे में बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के जरिए अवाम को इस तरीके का रिलीफ दिया जाए कि कहां पर चीज उन्हें महंगी मिल रही है? आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा संजीदगी नजर आ रही है कंसिडरिंग द फैक्ट कि महंगाई का जिन बेकाबू है और ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है? से लगा सकते हैं कि उनसे डायरेक्टली पब्लिक से पूछा जा रहा है। देखिए सरकारी इदारे भी रिपोर्ट करते हैं, ऑफिसेज ऑफ द चीफ सेक्रेटरी भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पब्लिक खुद बताए कि उनको वाकई ये मिल रहा है। तो इससे आप सीरियसनेस का अंदाजा लगा रहे हैं कि एक साइड ऑफ द स्टोरी पे यकीन नहीं किया जाता, बल्कि पब्लिक को डायरेक्टली कांटेक्ट करके। मैं आपको अभी भी बताऊं, अगर मैं 20-30 मिनट में एक मैसेज जनरेट कर दूं तो कोई बंदा मार्केट में होके जो अभी आटा ले रहा होगा वो एक्चुअल प्राइस अपलोड कर देगा कि जी मुझे इतने पे मिला है। तो इससे ज्यादा एक सिटीजन एम्पावरमेंट क्या हो सकती है और एक सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू वो क्या हो सकता है कि पब्लिक को डायरेक्टली पीएम ऑफिस कांटेक्ट कर रहा है। ठीक सर, कोई इंटरेस्टिंग सी शिकायत भी अगर आप शेयर कर सकें जिसमें रिलीफ देना नामुमकिन नजर आया हो आपको? ये एक बड़ी पुरानी शिकायत है। ये वो जो फरवरी में जब एक बंदे ने कहा था कि एयर स्पेस जो पाकिस्तान की बंद हुई थी, वो जो टेंशन बढ़ गई थी अक्रॉस द बॉर्डर और वो 2 तैयारे भी गिराए गए थे, तो उसमें एक पाकिस्तानी ने कहा था कि उनके कोई रिश्तेदार ने आना था, तो उसने कहा कि जी आप हमारे लिए एयर स्पेस खोल दें। तो इससे ज्यादा हमारे लिए मज़ाक़ाफ़ेज़ बात क्या हो सकती थी कि एक बंदा ये जानते हुए कि 2 मुल्कों के दरमियान क्या टेंशन चल रही है, पूरे दुनिया के लिए एयर स्पेस सस्पेंडेड है, वो अपने रिश्तेदार को पाकिस्तान लाने के लिए पीएम पोर्टल पे कह रहा है कि हमें ये एयर स्पेस खोल के दे दे। किसी शौहर ने भी शिकायत लगाई सर? इंटरेस्टिंग किसी शौहर ने भी कोई शिकायत लगाई है सर? नहीं, शोहर ने तो शिकायत का ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि थाउजेंड्स के हिसाब से आती है। ओके। हाँ जी बिल्कुल, कुछ होती है इस तरह इंटरेस्टिंग की आ भी जाती हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और पाकिस्तान सेटल की जानिब से वक्तन फवक्तन ये सर्वे कराए जाते हैं और ये सर्वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सर्वे के ज़रिए रिलीफ भी मिलता है। जिस तरह से रिलीफ दिया गया है कि आटे, चावल, चीनी, दालें या शय खुरोश की कीमतों में जहाँ जहाँ पर हो रहा है इजाफा, अगर रिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर तो ये बताया गया है आदिल साफ़ी साहब की तरफ से कि उनको रिलीफ मिलता है। उन दुकानों को जुर्माने होते हैं, उन्हें सील किया जाता है। तो हम सबको मिलकर हुकूमत के साथ इसका हिस्सा बनना है कि जहाँ पर मुनाफाखोर हैं हम उन्हें बेनकाब करना है। नेम देम, शेम देम, ताकि उनको जुर्माने हों। अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।